तो अभी आपको स्टडी करना ऑक्स रोल, ये पढ़े हैं आपने इलास्टिक के लिए ऑक्स रोल फिजिक्स में, ठीक है। ये सभी आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में आते हैं, लेकिन अब इस यूनिट नंबर फर्स्ट से आपको कौन कौन सा टॉपिक कम हुआ वो आप पे डिपेंड करता है और सिलेबस पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि कुछ तो सिलेबस में से कम हो जाएगा और कुछ आप कम कर दोगे, तो दोनों पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना है। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है। यूनिट नंबर सेकंड में क्या है कि यूनिट नंबर सेकंड और एक है आपकी यूनिट नंबर थर्ड, 3 यूनिट है इससे डायनेमिक्स से। डायनेमिक्स से टोटल आपकी 3 यूनिट है। अब पढ़ना क्या क्या है आपको, यूनिट नंबर जब सेकंड पढ़ोगे आप, यूनिट नंबर सेकंड में किसी पार्टिकल को एक तो आपको ऊपर फेंकना है 2 बार, और 2 बार पार्टिकल को ऊपर से नीचे फेंकना है। केस 4 चलेंगे, एक बार तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो, एक बार वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो ऊपर फेंकने पर, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो और एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो। जब पार्टिकल को ऊपर से नीचे भी थ्रो करोगे आप, तब भी यहाँ पर आपको कितने केस लगाने हैं भाई, 2 केस। एक तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और एक वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो कितने डेरिवेशन करने हैं, 4 डेरिवेशन और 7 एग्जाम्पल हैं इसमें, यानी 7 4 11 क्वेश्चंस में से आपका एक तो 100% आता ही है, 5 नंबर में आ जाए 3 नंबर में आ जाए। फिर इसके बाद शायद हो सकता है अब आपका यही चैप्टर सिलेबस में बचा हुआ तो दोनों क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं। फिर इसके बाद प्रोजेक्टाइल बचता है। प्रोजेक्टाइल आपने फिजिक्स में पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा हुआ हो सकता है प्रोजेक्टाइल। तो इसके साथ में एक टॉपिक आता है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो यूनिट ज्यादा टफ नहीं लग रही होंगी आपको। पहले में वेलोसिटी और ऑक्सलो और एसएचएम, और सेकंड में आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो और पार्टिकल को 2 बार ऊपर थ्रो करना, 2 बार नीचे थ्रो करना, ठीक है। यूनिट नंबर थर्ड में आपको पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पढ़ा है फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आपका एक पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है 10 नंबर का। फिर इसके साथ में चैप्टर नंबर 7 और आता है आपके सिलेबस में, केपलर्स लॉ। पढ़े दीर्घवृत्ताकार इलेप्टिकल पोर्शन, तो केपलर्स लॉ आएंगे इसमें, और केपलर्स लॉ आपको करने हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डायनेमिक्स तो आपके लिए एज ए नॉर्मल हो गई, ठीक है। स्टैटिक में फोर्स, स्टैटिक में क्या आ जाएगा आपका, फोर्स आ जाएगा। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस निकालने होंगे और इक्विलिब्रियम की स्थिति यानी पोजीशन फाइंड करनी होगी। तो ये भी आपका टफ पेपर नहीं है और ये भी आपका टफ पेपर नहीं है। इसमें क्या है, पेपर नंबर थर्ड में बिल्कुल आपको सीमित पढ़ना होता है, फिक्स पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा मत पढ़ो, और कंप्लीट नंबर आते हैं। हमारा जो पेपर था डायनेमिक्स का, हमने जो एग्जाम दिया था, तो हमारा जो एग्जाम पेपर होता था 32 मार्क का, और हमारे जो नंबर थे इसमें 32 आउट ऑफ 32। ये जो कॉम्प्लेक्स का पेपर चल रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के पेपर में हमसे एक थ्योरम मिस हो गई थी, इसमें हमारे 46 थे आउट ऑफ 50। और अलजेब्रा का पेपर था जो हमने खुद ने सेल्फ स्टडी किया था, उसमें हमारे 36 थे आउट ऑफ 50। ये हमारा टोटल स्कोर था, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन गलत हो गया शुरुआत वाला ही अलजेब्रा में, और गलत हो गया, उसे काफी टाइम प्रयास किया सही करने का, उसके कारण 1-2 क्वेश्चन और गलत हो गए। नहीं, ये मेरा 50 आउट ऑफ 50 का पेपर था। ये हमारे 3 पेपर थे। सेकेंड ईयर का स्कोर मैं बता ही चुका था भाई आपको। तो हमारे हर साल हम आपको बताते हैं ग्रोथ 71, 74, 83। थर्ड ईयर में हमारी 83 थी, 74, 71। हमारा जो छोटा भाई है 50% फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर 65 है, और थर्ड ईयर उसकी 73 है। तो क्या हुआ, ग्रोथ हो रही है। जो हमेशा ग्रोथ करेगा वो बढ़ेगा, और जो ग्रोथ नहीं कर पाते वो नहीं बढ़ पाते भाई। हाँ,
तो काफी बेनिफिट होगी ना आपको। तो आपको क्या चाहिए बेनिफिट? पहले ना हरेगा। देखो भाई, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपका जो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा है रीमान इंटीग्रेशन। थोड़ा सा बता दें आपको, रीमान इंटीग्रेशन। अब ये तो खुद प्लेन में ही आते हैं नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो किसमें आते हैं? प्लेन में। लेकिन ये प्लेन में नहीं था, x की वैल्यू डालेंगे और किसकी वैल्यू मिलेगी आपको? y की वैल्यू मिलेगी, y इक्वल्स टू fx। और यहाँ पे आपका x चल रहा है और x सपोज कीजिए a टू b चल रहा है। ठीक है भाई, a टू b चल रहा है, ये आपकी कर्व है। ठीक है, ये आपका a पॉइंट था, इसके टोटल आपने n पार्टीशन किए सपोज दैट, तो नेक्स्ट पार्टीशन कितना होगा? a प्लस एच, नेक्स्ट कितना होगा? a प्लस टू एच, और ये कितना होगा? a प्लस एन एच। इस पार्टीशन के करस्पॉन्ड वैल्यू निकल के आएगी। अब ये जो आपने पार्टीशन निकाला है, जैसे आर वाला पार्टीशन होता a प्लस आर माइनस वन एच और a प्लस आर एच। ठीक है, अब इस पार्टीशन में सबसे मैक्सिमम वैल्यू भी निकल के आ रही है और सबसे मिनिमम वैल्यू भी निकल के आ रही है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू को आप बेस मानकर आप क्या निकालोगे? रेक्टेंगुलर का एरिया। ये लेंथ, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये इसकी लेंथ है। ठीक है, इसको कह रहे हो आप m1। क्या कह रहे हो? m1। हाइट जो है इसकी कितनी है? m1 सुप्रीमम। सिमिलरली केस में जब इसकी निकालोगे तो इसकी हाइट ये आ रही है, ये कितनी है? m2। इसका एरिया फाइंड करोगे, ऐसे इस वाले पार्टीशन का mn, और सभी को हम ऐड करेंगे तो ये निकलता है अपर डार्बॉक्स सम। ठीक है, या रीमान सम भी कह देते हो। तो ये होता है एम आर डेल्टा आर समीशन आर बराबर 1 टू n, आर बराबर 1 टू n। ऐसे निकालते हो लोअर डार्बॉक्स सम। लोअर डार्बॉक्स सम आपका निकल के आता समीशन आर बराबर 1 टू n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। अब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है भाई आपको। मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्ड आप क्या बना रहे हो? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल रहे हो। अब आपको डायरेक्टली मालूम है कि एलएफपी की जो वैल्यू है यूएफपी से कैसी आएगी? कम निकल के आएगी। पी क्या है? कोई भी पार्टीशन है, एनी बड़ी पार्टीशन, कोई भी पार्टीशन है, ये नहीं कि कोई फिक्स पार्टीशन आपने ले लिया। आपको दिखाई दे रहा है कि यूएफपी की जो वैल्यू है हमेशा एलएफपी से क्या आएगी? या तो इक्वल होगी या फिर ग्रेटर आएगी। इक्वल कब होगी? जब आपका फंक्शन कैसा हो? कांस्टेंट फंक्शन हो। कांस्टेंट का मतलब लाइन ही होती, तो यूएफपी और एलएफपी दोनों कैसे निकलते? हमेशा सेम ही निकलते। अब क्या करते हो? अगर हम इस पार्टीशन की वैल्यूज और बढ़ा दें, जैसे पहले हमने आज के 5 पार्टीशन किए थे, अब मैं इसके कितने पार्टीशन कर दूं? 10 पार्टीशन कर दूं। जब इसकी पार्टीशन की आप वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे ही आप 10 पार्टीशन करोगे तो यूएफपी की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? अब आपकी कम हो जाएगी, और एलएफपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज, और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर पार्टीशन की संख्या आप 100 करते हो तो यूएफपी फिर और लेस हो जाएगा और एलएफपी आपका बढ़ जाएगा। अब पार्टीशन की संख्या 1 करोड़ कर लीजिए भाई, तो फिर और कम हो जाएगा और कम। अब इतने पार्टीशन तो आप करोगे नहीं, तो यानी कि अब ये जो रेक्टेंगुलर हैं, ये जो आपने रेक्टेंगुलर बनाए हुए हैं यूएफपी और एलएफपी के लिए, यानी एम आर डेल आर और स्मॉल एम आर डेल आर, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं? जब ये दोनों रेक्टेंगुलर बहुत ही नजदीक हों। यही तो है, नजदीक का मतलब इतने नजदीक कि आप अंतर भी ना कर पाओ। पहला रेक्टेंगुलर ये है मान लीजिए। अब एक कर्व है तो इसमें कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो एरिया कैसा हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये कब है? जब हमने पार्टीशनों की संख्या कितनी ली है? इन्फिनिटी। कितनी ली है? नंबर ऑफ पार्टीशन इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था वहां पे नॉर्म, किसी पार्टीशन का नॉर्म। नॉर्म क्या होता है भाई? किसी पार्टीशन का, किसी कहते हैं किसी पार्टीशन का नॉर्म,
जो आपने पार्टीशन किए हैं उन पार्टीशनों में जो सबसे मैक्सिमम लेंथ का सब इंटरवल होगा, जो लेंथ होगी वही उसके क्या कहलाती है, नॉर्म कहलाती है। मान के चलो ये पेंसिल है और इस पेंसिल की जो लेंथ है टोटल 5 मीटर है। एक पार्टीशन मैंने 1 मीटर का किया, एक पार्टीशन मैंने 2 मीटर का किया और एक पार्टीशन मैंने 2 मीटर का किया। तो अगर हम आपसे नॉर्म पूछे तो कितनी होगी इसकी, 2 होगी, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ सब इंटरवल की कितनी है, 2 है। अगर मैं एक एक का करता, एक दूसरा भी एक का करता तो तीसरा कितना बचता, 3 का। तो इसकी जो नॉर्म होती है वो कितनी हो जाती, 3। अब मैंने इसके पार्टीशन कितने कर दिए, इन्फिनिटी पार्टीशन कर दिए। ये छोटा सा जो इंटरवल था इसके कितने पार्टीशन कर दिए आप आपने, इन्फिनिटी। जब इसके इन्फिनिटी पार्टीशन आप कर चुके हो, अब आप इसकी इन्फिनिटी पार्टीशन कर चुके हो, तो इन्फिनिटी पार्टीशन कर चुके हो तो अब मुझे बताओ नॉर्म। तो इसके सभी जो सब इंटरवल बन रहे हैं वो लगभग नजदीक बन रहे हैं, और नजदीक बनने के कारण उनकी जो लेंथ है लगभग टेंस टू 0। तो उनकी जो नॉर्म है, जैसे ही आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेते हो तो उसके इसमें नॉर्म ऑफ p टेंस टू क्या हो जाता है, 0। तो नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 कब, जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं थी। अब आप जानते हो कि अपर डार्बक सम लोअर डार्बक सम के इक्वल हो जाए किस केस में, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी के केस में, या फिर नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 के केस में। तब आपका फंक्शन जो है वो आपका कैसा होता था, रीमान इंटीग्रेबल होता था। यही तो अभी तक आपने पढ़ा है। अपर डार्बक सम कम कीजिए, लोअर डार्बक सम बढ़ाइए और ये दोनों इक्वल हो जाएं तो रीमान इंटीग्रेबल। अगर इक्वल नहीं होते हैं तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब बात कर रहे हो आप किसकी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन ही होता है। अब यहाँ पे केवल वेरिएबल बढ़ गए, वेरिएबल की संख्या कितनी हो गई है, मोर देन 1, यानी कि 2 वेरिएबल हो चुके हैं, x और y। अब x और y हो चुके हैं तो पॉइंट लेने पड़ेंगे आपको। अब आप पॉइंट ले रहे हो, जैसे कोई भी पार्टीशन ले रहे हो, तो कोई भी पार्टीशन ले रहे हो तो जैसे a और b कोई पार्टीशन है, ठीक है भाई। अब a और b की वैल्यू कहां से ली जाएंगी भाई, जैसे a और b कोई भी रियल नंबर है। अब t की वैल्यू a और b के बीच में आप ले रहे हो, t कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आप a और b के बीच में ले रहे हो। अब आप a और b के पार्टीशन कीजिए भाई, जैसे कि a बराबर t0, फिर अगला कितना आएगा t1 t2, फिर कितना आएगा tk प्लस 1 डॉट 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 जो भी है tn इक्वल टू बी। टोटल कितने पार्टीशन किए हैं अब इसके, आपने n पार्टीशन किए हैं। ठीक है भाई, अब n पार्टीशन किए हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बना रहे हो आप, जब ये नंबर डाल रहे हो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रही है आपको z0। कौन सी मिल रही है, z0। जब एक पॉइंट डाल रहे हो तो अगली कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रही है आपको कौन सी, z1। ऐसे हमें z1 z2 z3 और zn और zk, तो इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगी, एक आर्क मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, आर्क। ये कौन से प्लेन में मिली है, जेड प्लेन में। रियल इंटरवल लिया था आपने, इंटरवल कैसा लिया है, रियल। ठीक है, रियल इंटरवल के जैसे पॉइंट आपने पार्टीशन की और पार्टीशन करने के बाद वैल्यू पुट की, कोई भी हमारे पास इक्वेशन दी जाएगी उसमें हमें क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास जेड की वैल्यूज आ जाएंगी, जेड की आर्क निकल चुकी है। ठीक है, जैसे ही जेड की वैल्यू आप डालोगे फंक्शन में, फंक्शन देता है और फंक्शन कितना होता है भाई, w इक्वल टू एफ जेड। जैसे ही आप जेड नॉट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ जेड नॉट। ऐसे जेड वन डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ जेड वन। और ऐसे जेड के डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ जेड के मिलेगा। तो ये फंक्शन की वैल्यू निकल के आती है और इस फंक्शन को ही आपको क्या प्रूव करना होता है, इंटीग्रेबल। और इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए आपके माइंड में एक ही विचार आ जाना चाहिए, नॉर्म ऑफ पी टेंस टू 0 पे वैल्यू निकल के आनी चाहिए, या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 निकल के आनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखिए भाई बुक तो सभी के पास है, नहीं है तो आपका देना उस बुक को, क्या नाम है,
कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले लिखोगे रेक्टिफिएबल कर्व, रेक्टिफिएबल कर्व। कर्व बनाना मैंने अभी आपको बताया है भाई, टी की वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो जेड की वैल्यूज निकल के आएंगे, ठीक है भाई। लेट एल बी ए, लेट कंटिन्यूअस कर्व विथ इक्वेशन। अब भाई जेड किस किस का फंक्शन होता है, एक्स और वाई का। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई की वैल्यू किससे निकाल रहे हो आप, टी से। और टी की वैल्यू किस और किसके बीच में ली है आपने, ए और बी के बीच में ली है, ठीक है भाई। तो एक्स किसका फंक्शन होगा, टी का, और वाई भी किसका फंक्शन होगा, टी का। एक्स और वाई दोनों जो है वो किसके फंक्शन होंगे भाई, टी के फंक्शन होंगे। तो लेट एल बी ए कंटिन्यूअस कर्व विथ इक्वेशन जेड इक्वल टू एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी आयोटा वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी, वेयर टी की जो वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में है, मान के चलिए। एंड सपोज दैट, अब आपको क्या करने हैं इसके पार्टीशन। सपोज वी डिवाइड द इंटरवल अल्फा बीटा into n सब इंटरवल्स into n सब इंटरवल्स। तो टी के -1 टी के की वैल्यूज कहां से स्टार्ट होगी भाई, के इक्वल टू 1 to n। कोई दिक्कत, सब इंटरवल में डिवाइड किया। y introducing n-1 intermediate points कौन कौन से पॉइंट आए बीच में बताइए, t1 t2 डॉट 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 टी के -1। और पहला पॉइंट कौन सा था, t0, और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था, टी के। कोई दिक्कत, टी के -1 तक आएगा कि n-1 तक आएगा, n-1। ये टोटल n-1 तो ये पॉइंट होगा, एक पहला वाला एक एंड वाला, टोटल n+1 पॉइंट होते हैं, और इनके बीच में टोटल कितने हैं, n-1 पॉइंट है। satisfying the inequalities अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल मानी है आपने, बताइए t0। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या ली थी आपने पार्टीशन की, t1। फिर इससे नेक्स्ट t2, फिर आपकी आ गई tn, और इससे बिफोर tn-1, और ये जो लास्ट है वो किसके इक्वल है, बीटा के। अल्फा और बीटा की तो पार्टीशन किए हैं, ठीक है भाई। द सेट, अब सेट निकल के आया आपका क्या, P4 पार्टीशन, ठीक है। P इक्वल टू t0 t1 और tn is called a partition, is called a partition is called a partition
is called a partition of the interval alpha beta, of the interval alpha beta। कोई दिक्कत है भाई? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जो निकल गया फिर वो बचपन में ही माना जाता है। जानते हो नहीं जानते? तो लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हो इंटरवल को डिवाइड करना, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नॉर्म की बात करें तो क्या कहोगे? मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्टीशन, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए सब इंटरवल ऑफ ए पार्टीशन। ठीक है भाई? तो नॉर्म की भी बात कर सकते हो, लिख लिया भाई, इसके आगे बोल दे। ठीक है भाई? एंड द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स, द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर्स, देखो नंबर्स कैसे निकलेंगे? पहले की लेंथ कितनी निकलेगी? T1 माइनस T0, द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर। फिर दूसरे की कितनी निकलेगी? T2 माइनस T1, और अंतिम की कितनी निकलेगी? Tn माइनस Tn माइनस 1। तो लिख लो द लार्जेस्ट ऑफ द नंबर T1 माइनस T0, T2 माइनस T1 डॉट 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 Tn माइनस Tn माइनस 1। that is the maximum length of the sub intervals, that is एक नंबर में डेफिनेशन पूछ लें, हो सकता है। that is the maximum length of the sub intervals, maximum length of the sub intervals is called the norm of the partition P, is called the norm of the partition P, is called the norm of the partition P, and denoted by norm P। इसे तो डिनोट करते हो, and denoted by norm P। फिर आपको कुछ याद आ रहा हो, किसी भी पार्टीशन के, किसी भी इंटरवल के हम कितने पार्टीशन कर सकते हैं? इनफाइनाइट कर सकते हैं। फिर प्रत्येक इनफाइनाइट पे हम निकाल सकते थे, या फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी। ठीक है भाई? इससे आगे हम कराएंगे आपको कल जो हमारी क्लास होगी, तो उसमें आपको सब कुछ आसान नजर आएगा, ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। एक दो डेफिनेशन है जो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम देंगे। ठीक है भाई? कल मिलते हैं। नमस्कार।